वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 50। ठीक है, विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 10th क्लास के बच्चों के लिए है। 2 तारीख की वर्कशीट है आपकी, जिसमें आज हमारा चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, जो कि हमारा लास्ट वर्कशीट में स्टार्ट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता को डिटेल में, होती क्या है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। ये हम पढ़ चुके थे बेटा अपनी लास्ट वर्कशीट में। जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन का होना है। ठीक है, तो बेटा देखो, जो जनन प्रक्रम होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण उसका परिणाम क्या होता है? जो संतति होती है वो जीवों के समान डिजाइन की होती है। ठीक है, तो ये उसका क्या होता है? परिणाम होता है। आनुवांशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। अब बेटा देखो, जो आनुवांशिकता है, आनुवांशिकता के जो नियम हैं वो इस बात को निर्धारित करते हैं जिनके द्वारा क्या होता है? विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। मतलब कि हम जो मतलब कि बेटा देखो, एक माता होता है, एक पिता होता है। ठीक है, तो उन दोनों के अंदर जो गुण होते हैं उनके आधार पर हम बता सकते हैं कि संतति के अंदर किस तरीके के गुण आ सकते हैं। ठीक है, तो वही होते हैं आनुवांशिकता के नियम, जिनके आधार पर हम ये बात बता पाते हैं। ठीक है, अब वंशागती लक्षण होते कौन कौन से बेटा? हम कैसे बता सकते हैं कि कौन से वंशागती लक्षण होते हैं? तो शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं। देखो बेटा, जैसे कि मानव के अंदर 2 हाथ होते हैं, तो सभी शिशु के अंदर भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 आंखें होती हैं। तो ये है आधारभूत लक्षण। लेकिन फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जन को मतलब कि जो माता पिता, ठीक है, के जैसा दिखाई नहीं पड़ता। कुछ ना कुछ उसमें भिन्नता होती है। ठीक है, मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है और मानव में ये सबसे अलग दिखाई देती है। तो बेटा देखो, हमारी थोड़ी बहुत शक्ल मिल सकती है, ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल हूबहू तो वैसे नहीं लगते जैसे हमारे पेरेंट्स हो या फिर हमारे बहन भाई हो। इस तरीके से कुछ ना कुछ मानव के अंदर एक दूसरे से भिन्नता होती है, और वो जैसे कि स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 परिवर्त हैं। तो बेटा देखो, कर्णपाली मतलब जो ये कान है, तुम देखते होंगे किसी के तो ये बिल्कुल यहाँ से अटैच होते हैं, लेकिन किसी के कैसे होते हैं? स्किन से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये भी एक भिन्नता है मानव के अंदर। और ऐसे ही किसी की आंख का कलर बेटा क्या होता है, किसी की आंखों का कलर कैसा होता है, किसी के बालों का रंग कैसा होता है। तो ये कुछ भिन्नताएं हैं जो उनको अलग बनाती हैं, ठीक है, दूसरे से। और आनुवांशिकता के जो जनक है, जिन्होंने इस बात को बताया था बेटा, वो कौन है? जॉन मेंडल। ठीक है, तो ये याद रखना, आनुवांशिकता के जनक कौन है? जॉन मेंडल। अब बेटा, आनुवांशिकता पर कार्य करने के लिए मटर के पौधे का चुनाव के कारण। अब देखो बेटा, जो आनुवांशिकता है, आनुवांशिकी पर इन्होंने क्या किया था? खूब सारी रिसर्च की थी, खोज की थी। ठीक है, अब अध्ययन किया था, तो उन्होंने अपने कार्य के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। उसके क्या कारण थे? तो मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी विकल्पी विलक्षणों का अध्ययन किया। मतलब कि जो उनके अंदर, जैसे मटर का पौधा है बेटा, उसमें भी कई तरीके की क्या है? प्रजातियां हैं, जिसमें क्या होती है? अलग अलग तरीके के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में, और जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, जो हमें दिख सकते हैं, इतने छोटे नहीं कि हमें कोई माइक्रोस्कोप वगैरह लेना पड़े, उसकी ज़रूरत ना हो, उसके बिना भी हम बता सकते हैं अंतर, जैसे कलर के अंदर, बीजों के आकार में, ये सब हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। तो उनके ऊपर ही उन्होंने अध्ययन किया। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया। एक, मटर के पौधों में विपर्यासी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई पड़ते। तो एक तो ये, क्योंकि वो क्या था बेटा, जो मटर के पौधे हैं उनके अंदर जो ये लक्षण है वो स्थूल रूप से दिखाई पड़ते हैं हमें। ठीक है, दूसरा, इनका जीवन काल छोटा होता है, तो हम जल्दी से पता लगा सकते हैं कि इनकी जो जीवन काल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इनका हम जल्दी से पता कर सकते हैं। सामान्यतः स्वपरागण होता है। स्वपरागण, पर परागण बेटा आप पढ़ चुके होंगे अपनी छोटी क्लासेस में। तो स्वपरागण क्या होता है? जो स्वयं का जो फूल होता है, ठीक है, तुमने इस तरीके से बेटा ये फूल देखा होगा अपनी 7th क्लास में, जिसमें क्या होता है? इस तरीके से तंतु होते हैं साइड में, ठीक है, और ये बीच में वर्तिकाग्र और ये अंडाशय, ये सब होता है। तो स्वपरागण में क्या होता है? जो इसके अंदर बेटा जो परागकण होते हैं वो इसी फूल पर चले जाते हैं, लेकिन जो दूसरा होता है वो क्या होते हैं? पर परागण क्या होता है? इसके जो तंतु मतलब कि जो परागण है वो दूसरे फूल पर चले गए। ठीक है, तो दोनों ही तरीके का इसमें होता है। ये बोला गया है कि सामान्यतः स्वपरागण तो होता ही है उनमें, परंतु कृत्रिम तरीके से पर परागण भी कराया जा सकता है। ठीक है, और एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं, और एक ही पीढ़ी में अनेक
बीज बनते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे बीजों की मात्रा होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बीज बनता हो। तो इन सभी कारणों के कारण उन्हें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में लक्षणों का डिफरेंस या अध्ययन को कर सके कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे एक जनक से संतति के अंदर क्या क्या डिफरेंस आते हैं और क्यों आते हैं, ये पढ़ सके, मतलब समझ सके उसको, ठीक है। अब लक्षणों की वंशागति के नियम क्या थे बेटा? जो लक्षण थे वंशागति के वो क्या थे? मेंडल का उसमें क्या योगदान रहा? मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थ को संतति में स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, जो हमारा डीएनए होता है वो क्या होता है, संतति के अंदर स्थानांतरित होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं उसके अंदर अनुवांशिक गुणों का निर्धारण करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें किस पर जाएंगी, ठीक है। जैसे कई बार तुम कहते हो शक्ल पेरेंट्स पर, मतलब मम्मी पर मिलती है, पापा पर मिलती है, बालों का रंग किस पर मिलता है, आँखों का रंग किस पर, तो ये उन गुणों पर, उस पदार्थ पर निर्धारित करता है, ठीक है, कि कितनी मात्रा में वो गया है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। तो मैं अभी बता रही थी बेटा, डीएनए ये चीज़ डिसाइड करता है। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में दो विकल्प होंगे, एक तो जो उसके माता के पास से आएगा और एक जो उसके पिता के पास से आएगा, ठीक है। तो दो तरीके के लक्षण होते हैं, उन पर निर्धारित होता है कि उसके अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर बेटा देखो, एक कुछ बताए गए हैं आपको, जो विकल्प थे उनके अंदर लक्षण, मटर के पौधे के 7 विपर्यासी लक्षण। लक्षण कौन सा था? बीजों का आकार हो गया। तो प्रभावी विशेषक क्या था बेटा? गोल आकार के होते हैं ज़्यादातर। अप्रभावी जो झुर्रीदार होते हैं, मतलब ये बहुत कम होते हैं, बहुत कम चांस है इसके। बीज का रंग बेटा पीला और ये हरा, ठीक है। फूल का रंग, ये मतलब उनके जो गार्डन था उसने उसमें से मटर के अलग अलग प्रजातियों के पौधे लिए, जिनके अलग अलग तरीके के ये कलर थे, किसी का कैसा था, किसी का आकार कैसा था, फिर उस पर अध्ययन किया, जो हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे बेटा। फूल का रंग बेटा देखो बैंगनी कलर का भी था, सफ़ेद भी था। फूल की स्थिति कैसी थी? मटर के पौधे में अक्षीय भी थी और अंतीय भी थी। और फूल का जो 1 मिनट बेटा, फूल का जो आकार था वो कैसा था बेटा? फूली हुई भी थी और सिकुड़ी हुई भी थी। फली का रंग कैसा था? हरे रंग का भी था और पीले रंग का भी था। पौधों की ऊंचाई लंबी भी थी और बौनी भी थी, ठीक है। तो उन्होंने सभी तरीके के ये अध्ययन किए। इसका क्या निष्कर्ष निकला वो हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्या है? अनुवांशिकता को परिभाषित करें। तो अनुवांशिकता बेटा हमने अभी पढ़ी थी कि विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए? तो किस पर किए थे? चने पर, मटर पर, मूंगफली पर, राजमा पर? मटर पर किए थे, ठीक है। फिर इस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बेटा देखो, इस पौधे का वैज्ञानिक नाम हमने यहाँ पर पढ़ा था, पीजियम सैटिवम, ठीक है। तो हमने यहाँ से पढ़ा इसका वैज्ञानिक नाम। अब नेक्स्ट बेटा क्या है? मानव समष्टि में पाए जाने वाले कोई 2 परिवर्तों के नाम बताइए। तो देखो, मानव समष्टि में मैंने अभी बताई थी, एक तो कर्णपाली का हमने पढ़ा बेटा, दूसरा हमने आँख का पढ़ा था। तो आप क्या लिखोगे? स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली। मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 परिवर्त है। दूसरा कि आँखों का जो रंग होता है वो भी क्या एक परिवर्त है, ठीक है। बालों का रंग भी बोल सकते हो कि वो क्या एक परिवर्त है। तो ये आप इसमें से लिख सकते हो। एक पॉइंट तो ये स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली, और आँखों का जो, मतलब आँखों की जो पुतलियाँ होती है उनका रंग, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में इरिस भी बोलते हैं। तो ये लिख देना दूसरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि कारण बताइए क्यों मेंडल ने मटर के पौधे को अपने प्रयोगों के लिए चुना? क्योंकि उसमें काफ़ी सारे क्या थे? विलक्षण विकल्प थे जिनका वो अध्ययन कर सकता था। तो कैसे? एक तो बेटा यहाँ पर लिखोगे, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया। मटर के पौधों में विपर्यासी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते थे आसानी से। दूसरा, जीवन काल छोटा था, सामान्यतः स्वपरागन होता था, परंतु कृत्रिम प्रपरागन भी कराया जा सकता है। और एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। तो ये कुछ कारण थे, ठीक है। आप ये लिख दोगे चारों। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।